हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 13 डिस्कस करूंगा। और आज का जो सेट है बिल्कुल बीपीएससी और सीडीपीओ पे आधारित है। इसके साथ साथ अदर स्टेट पीसीएस वाले कैंडिडेट भी इसे देखकर काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय द मुस्लिम लीग पास्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940, ध्यान देंगे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसका आधार यह था, इसका बेस क्या बना था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम, यू कैन से ईस्ट और वेस्ट के मुसलमान बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा कौन तैयार किया था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा को सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलीक कुंजमा ने तैयार किया था। इम्पोर्टेंट है। अब आइए पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। एक क्वेश्चन इससे ऐसे ही बन सकता है और बना भी है, पूछा भी गया है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ध्यान देंगे, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। समझ गए? भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे रहमत अली, उन्होंने किया था। उन्होंने एक पत्र निकाला था जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर। मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देंगे, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, नाउ और नेवर था। ठीक है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार कौन दिया था? अभी हमने बोला कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। नाउ और नेवर इनसे जुड़ा हुआ था, याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली, नाउ और नेवर। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार कौन दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र कौन दिया था? तो मोहम्मद इकबाल। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? यह भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में आया हुआ है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने इस अधिवेशन में भाषण देते हुए यह कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने बोला था। मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड एक और है, किसने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये सारे आप लिख लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? अभी हम आपको बताएं तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ध्यान देंगे, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में किया गया था। ध्यान देंगे, इकबाल ने दिया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव कौन रखा था? खलीक कुंजमा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और हो सकता है, मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ था, या जिन्ना ने दो राष्ट्र की बात कही थी, वो किस अधिवेशन में कही थी? लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ध्यान देंगे, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली?
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय अध्यक्ष कौन थे, प्रथम भारतीय अध्यक्ष? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा? डी, विट्ठल जे पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, विट्ठल जे पटेल। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सुनिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो प्रथम अध्यक्ष थे विट्ठल जे पटेल थे, और ये 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे, 1925 में। ध्यान देंगे, डेट याद रख लेंगे, बीपीएससी में पूछता है। यह स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी रहे थे। विट्ठल भाई पटेल जो थे प्रख्यात विधिवेत्ता थे, ठीक है, और ये वकील भी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के देश विदेश में प्रचार भी किए थे, और मतलब मान के चल सकते हैं कि उसके प्रवर्तक भी थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड माउंटबेटन केम टू इंडिया एज। जब लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया तो किस संदेश के साथ भेजा गया? क्या उनको बताया गया कि आप जो इंडिया जाएंगे तो क्यों जाएंगे? विथ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू परसुएड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट द पार्टीशन। कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने तो राजी करने की सख्त हिदायत के साथ? नहीं, ये नहीं होगा। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, सेकेंड होगा इसका आंसर। और भी देख लीजिए, विद द मैसेज ऑफ डिवाइडिंग द इंडिया दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ये लास्ट में किया गया था, मतलब ये ऐसा मैसेज नहीं दिया गया था, लेकिन स्थिति समान अगर जो रहे तो इंडिया को डिवाइड नहीं करना था, तो ये भी गलत हो गया। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग, ये कभी सच नहीं हो सकता। तो इनका जो ये था कि विथ स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू कीप इंडिया एज यूनाइट एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। एक्चुअली क्या हुआ था कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया गया था कि जून 1948, ध्यान देंगे डेट, ध्यान देंगे, जून 1948 तक उनका भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार है। किंतु साथ में यह भी कहा गया कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया गया हो तो अंग्रेजों को अधिकार होगा, वो जिसे चाहे उसे सत्ता सौंप देगी। मतलब जिसे चाहे ये नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल लोगों को सत्ता सौंप देगी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की ओथ दिलाई गई, शपथ दिलाई गई। उनका कार्य भारत से ब्रिटिश शक्ति को समेटना था, ठीक है। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत भी दी गई थी। मतलब बांटने की हिदायत नहीं दी गई थी, संयुक्त रखने की हिदायत दी गई थी। और उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं, यानी जैसा सिचुएशन रहेगा, सिचुएशन के अनुरूप आप निर्णय ले सकते हैं। जो माउंटबेटन थे वह शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना जो है काफ़ी नेसेसरी है और इसे किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दो राज्य बने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का दर्जा कैसा है? लिमिटेड टू, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, लिमिटेड टू हिंदूज एंड क्रिश्चियंस, गलत है। इज न्यूट्रल फ्रॉम पीटी, धर्मनिष्ठा से, ये क्या पीटी बहुत गलत टाइप हो गया। इज न्यूट्रल फ्रॉम पीटी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ, आर्बिट्रर रहेगा, किसी भी धर्म को कोई नहीं होगा, तो यही आंसर होगा इसका। बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। द स्टेटस ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब है वह लिमिटेड टू, सॉरी, इज न्यूट्रल फ्रॉम पीटी, यानी पीटी बोल रहे हैं, धर्मनिष्ठा से तटस्थ, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत, अनुसूचित, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत, 1950 ध्यान देंगे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से स्वतंत्र है तथा इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, वाटेवर। जबकि अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के पैरा 3, अनुसूचित जनजाति 1950 आदेश के पैरा 3 में यह बोला गया है कि अनुसूचित जनजातियों में केवल हिंदू, जिसमें बौद्ध एवं सिख भी शामिल है, धर्म के व्यक्ति ही आ सकते हैं, कोई अन्य नहीं। ध्यान देंगे, 1956 में इस आदेश को एमेंड कर दिया गया और सिखों और 1990 में बौद्धों को भी सम्मिलित किया गया। रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को
नलीफाई करने की संस्तुति की थी। नलीफाई मीन्स निरस्त करने की संस्तुति की थी। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द SDG प्रोग्रेस अवार्ड। SDG प्रोग्रेस अवार्ड यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बांग्लादेश, शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। ए आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान देंगे किसके द्वारा प्रदान किया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो SDSN द्वारा, फुल फॉर्म क्या है SDSN का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। ठीक है। SDCN की स्थापना कब हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में हुई थी। SDSN की स्थापना 2012 में हुई थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में प्रमुख अर्थशास्त्री और विकास प्रोफेसर जेफरी डे सेक्स द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि SDSN की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जेफरी डे सेक्स, ध्यान देंगे, जेफरी डे सेक्स के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। यह क्वेश्चन आया हुआ है। SDG क्या होता है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो इट इज ए सेट ऑफ 17 पॉइंटेड टारगेट्स। टोटल कितने? 17। ध्यान देंगे, टोटल 17 SDG हैं। विच आर मेंबर्स ऑफ UN एग्री टू वर्क अपॉन फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है। अब ये जो 17 SDG हैं वो क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? वैसे ये जो Rio+20 जो हुआ था इसमें इसका जिक्र किया गया था SDG का, Rio20 कॉन्फ्रेंस में जो 2012 में हेल्ड हुआ था। तो ये जो 17 है, जो मतलब कि UN के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनके लिए क्या क्या है? फर्स्ट है इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। गरीबी जो किसी भी फॉर्म में है उसे सब जगह खत्म करना, किसी भी देश में। भूखमरी को खत्म करना, यू कैन से इंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीसरा क्या था? इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेज। चौथा था इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। पांचवा था अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी और जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी 5वें नंबर पे। छठा बोला गया इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। 7वां बोला गया इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। 8वां गोल था प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। 9th बोला गया बिल्ड रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशंस। 10th नंबर बोला गया रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन एंड एमंग कंट्रीज। असमानता को दूर करने के लिए कंट्री में और सारे कंट्री से। 11th मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड रेसिलियंट एंड सस्टेनेबल। 12 इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। 13 टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। 14th कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज। जुडिशियली यूज करने के लिए बोला गया है। 15th नंबर क्या है? प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरिटोरियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज्ड फॉरेस्ट्स, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, इसकी बात कही गई है। 16 प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव, अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। 17th and last strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development। अब मैं आपसे ये 17th गोल क्यों डिस्कस किया? ये क्वेश्चन आ चुका है कि SDG में कितने गोल को डिसाइड किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 15 नंबर गोल क्या है, 14th नंबर गोल क्या है, क्वेश्चन को टफ करने के लिए। तो इसे हल्के में ना लेंगे, ध्यान देंगे। जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना उनकी तो बात ही कुछ और है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस ह्यूमन डाइट। जो पॉलिश्ड राइस होता है, ह्यूमन डाइट होता है, उससे कौन सा रोग होता है? तो इससे बेरी बेरी रोग होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा होगा? बेरी बेरी। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। जो बेरी बेरी रोग है, जो बेरी बेरी रोग है, बेरी बेरी रोग जो है सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किया हुआ चावल, गेहूं का आटा एक्सेट्रा में थायमिन पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, नहीं, थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, जो पॉलिश किया हुआ है, क्वेश्चन भी हम आपको दिए हैं। यदि मानव आहार में ये चीज़ें शामिल है तो ये शरीर में थायमिन की कमी का कारण बनता है। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार होती है। ठीक है, बेरी बेरी क्या है? पोषण संबंधी विकार होती है। जो थायमिन, थायमिन को क्या बोला जाता है? विटामिन B1 ही थायमिन होता है। विटामिन B1 को ही थायमिन बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम है। तो B1 की कमी के कारण होता है। इसे दूर कैसे किया जा सकता है? इसे दूर किया जा सकता है फलियाँ खा के, सोयाबीन, मिल्क एक्सेट्रा का सेवन करेंगे तो ये दूर हो जाएगा। आइए कुछ विटामिन्स का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, उसको हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन ए जो है फैट सोलूबल विटामिन होता है, इसे रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन B1 यह वाटर सोलूबल होता है और इसको थायमिन बोला जाता है। विटामिन B2 यह भी वाटर सोलूबल है, इसको राइबोफ्लोविन बोला जाता है। विटामिन B3 यह भी वाटर सोलूबल है और इसे नियासिन बोला जाता है। विटामिन B5 यह भी वाटर सोलूबल है, इसे पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। विटामिन B6 यह भी वाटर सोलूबल है और इसे पैरोडॉक्सिन बोला जाता है। सबको लिख लेंगे। विटामिन B7 वाटर सोलूबल बायोटीन, विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 यह भी वाटर सोलूबल है, इसे फॉलिक एसिड बोला जाता है। विटामिन B12 यह भी वाटर सोलूबल है, इसे कोवालामीन कहते हैं। और विटामिन B12 से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। इसका स्रोत है फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स। ठीक है, विटामिन C वाटर सोलूबल एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D फैट सोलूबल, इसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। विटामिन E फैट सोलूबल टोकोफेरॉल। विटामिन K फैट सोलूबल, इसे फिलोक्यूनोन या क्या बोला जाता है? फाइटोनोडाइन। तो ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और, सबको एक जगह अगर जो वो करें तो जो विटामिन A, D, E, K जब हम उसे जिक्र करें तो आपने ध्यान दिया होगा A, D, E, K, ये चार जो विटामिन है ये फैट सोलूबल विटामिन है। ये चार विटामिन फैट सोलूबल विटामिन है। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी विटामिन है वो वाटर सोलूबल है। ध्यान रखेंगे, ये चार याद रखेंगे। विटामिन A, D, E, K फैट सोलूबल है। उसके अलावा जो आपका बायोटीन हो गया, नियासिन हो गया, पैराडाइन हो गया, थायमीन हो गया, विटामिन C हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, राइबोफ्लोविन हो गया, विटामिन B12, पेंटोथेनिक एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यह वाटर सोलूबल है। ठीक है, गोइटर, गोइटर किसकी कमी से होता है? गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से होता है। ठीक है, डिसेंट्री क्या होता है? व्हाट इज डिसेंट्री? देखिए, डिसेंट्री को हिंदी में पेचिस रोग कहते हैं। यह पेट का रोग है। इसमें दस्त होने के साथ साथ खून बहने लगता है। ठीक है, यह एक प्रकार का संक्रमण होता है जो आंतों में होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रेसलर दीपक कुमार हैज वॉन द बिहार स्टेट चैंपियनशिप अवार्ड। हाल ही में बिहार के किस जिले के पहलवान दीपक कुमार ने कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियनशिप अवार्ड जीता? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, खगड़िया। खगड़िया याद कर लेंगे, वन लाइनर है, करेंट से। नेक्स्ट, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये बिहार बेस्ड है। प्रभावती देवी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 48वें से 52वीं BPSC 2008 में भी पूछा गया है और इसका आंसर पटना हो जाएगा, बी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, वीरांगनाओं से कम नहीं थी। इन महिलाओं में प्रभावती देवी, सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा थी। ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे। BPSC में एक 5वां ऑप्शन भी होता है, इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, काम देंगे ये। तो प्रभावती देवी पटना से थी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि
श्रीमती राम प्यारी देवी कौन थी? राम प्यारी देवी, ये 38 BPSC 1992-93 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो थी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर सभा को संबोधित किया था और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का अपील की थी इन्होंने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। चंपारण सत्याग्रह जानते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। पंचशील की मुख्य विशेषता है क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ पंचशील? नन अलाइनमेंट है, निर्गुणता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, आर्थिक सहयोग एवं विकास, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, या फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। क्या है पंचशील? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन कंट्रीज। देखिए, कोरिया युद्ध के पश्चात जो कोरिया का वार हुआ था, भारत और चीन के बीच एक व्यापार समझौते के लिए बातचीत आरंभ हुई थी। यह जो वार्ता हुई थी उसके फलस्वरूप भारत और तिब्बत के मध्य वाणिज्य तथा अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि हुई थी, जिसपे हस्ताक्षर हुई थी 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच। ध्यान देंगे, कोरिया युद्ध के बाद इस समझौते में पंचशील के 5 समझौतों का उल्लेख किया गया था। इसका नाम ही पड़ा पंचशील, अर्थात 5। ये 5 समझौता पूछता है। कौन कौन सा समझौता है, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट था एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना पर आचरण करना, एक दूसरे पे आक्रमण न करना, एक दूसरे के जो इंटरनल मामले रहते थे उसमें कोई इंटरफेयर न करना, परस्पर समानता एवं मित्रता की भावना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। और ये सारे जो 5 पंचशील के हैं वो चीन देख ही रहे हैं, आज तक निभाते आ रहा है। ठीक है, मतलब ये इसको ताके पे रख दिया है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन डिड बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल? बलदेव सहाय ने कब महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया गया था? कब दे दिया गया था? थोड़ा गेस करें, लग जाएगा। अगर जो एग्ज़ाम में नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा गेस करेंगे कि कब करेंगे ये। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन बन सकता है 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय, एक ऑप्शन बन सकता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1930 भी बन सकता है, 1905 भी बोल सकता है बंगाल विभाजन के समय। तो क्या होगा इसका आंसर, बताएं। इसका आंसर होगा 1942, ए आंसर हो जाएगा 1942। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की जो असफलता था उससे क्या हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7 अगस्त 1942, डेट याद रखेंगे, 7 अगस्त 1942। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक, कहाँ? बम्बई के ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में वर्धा प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 9 अगस्त 1942 को क्वेश्चन पूछता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। जैसे ही शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के जितने भी उच्च स्तर के नेता थे उन्हें ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अरेस्ट कर लिया गया। क्वेश्चन पूछता है किस मिशन के तहत अरेस्ट कर लिया गया, किस ऑपरेशन के तहत अरेस्ट कर लिया गया? तो जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ऑपरेशन जीरो आवर ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसी के विरोध में बिहार में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? तो इसी के विरोध में बिहार के जो एडवोकेट जनरल थे बलदेव सहाय, उन्होंने 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है, इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, आज हम आपके साथ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।